दोस्तों, एक लड़का 40,000 रुपए का लोन निकालता है और लोन निकालने के बाद उन पैसों को अपने दोस्तों में बांट देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही प्रेमिका का गैंग रेप करवाता है उन दोस्तों के साथ। अपनी ही आंखों के सामने अपनी प्रेमिका का गैंग रेप होते देखता है और फिर बाद में भी खुद मिलकर अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रेमिका का गैंग रेप करता है और फिर बाद में उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, आखिर उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रेमिका का गैंग रेप क्यों कराया और फिर बाद में उसकी हत्या क्यों की? जब इस बात का खुलासा होता है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतना कोई कैसे गिर सकता है कि अपनी प्रेमिका का ही गैंग रेप कराए, वो भी अपनी आंखों के सामने, और फिर उसकी हत्या करवा दे। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गैंग रेप क्यों कराया अपनी ही आंखों के सामने और फिर उसकी हत्या क्यों की। जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको सतर्क और सावधान होने की भी जरूरत है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर का ही एक थाना लगता है बुढ़ाना। बुढ़ाने के ही पास एक गांव होता है। 23 जनवरी 2025 का वाक्य होता है। एक परिवार थाना पहुंचता है। थाने में पहुंचकर वो अपनी बेटी के अपनी जो बेटी है उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लड़की का नाम प्रियंका होता है। जब वो थाने में पहुंचते हैं तो साहब से कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी 2 दिन से मिली नहीं है। वो अपनी जीजा के साथ गई थी और जब उसकी जीजा से पूछा तो उसने कहा कि वो शाम के समय मैंने उसको घर पर ही छोड़ दिया था, और जब उसको छोड़ा तो उसके जब मैंने उस पे फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने उसको घर के बाहर ही छोड़ा था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। दोस्तों, समय बीतता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है और परिवार वाले भी अपनी रिश्तेदारी में, आस-पास के गाँव में, आस-पास के इलाकों में प्रियंका को ढूँढने शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रियंका का कुछ पता नहीं चलता है। 24 तारीख हो जाती है, 25 तारीख हो जाती है। फिर से परिवार वाले थाने पहुँचते हैं और कहते हैं कि साहब, हमें जो शक है वो अपनी दामाद पर ही है, जो प्रियंका का जीजा है, जो उसको लेकर गया था, उसी पर शक है कि क्या उसने कुछ कर तो नहीं दिया। और जब पुलिस प्रियंका के जीजा को उठाती है, यानी कि आशीष को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, तो आशीष वही सब बताता है कि जो उसने अपने परिवार को बताया था, अपने ससुराल वालों को बताया था कि मैंने उसको घुमाने ले गया था और शाम के समय उसको घर के बाहर छोड़ दिया, और फिर मैंने उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश भी की कि तुम घर पर पहुँची हो या नहीं, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जो उसने अपने परिवार वालों को बताया था, अपने ससुराल वालों को बताया था, वही सारी कहानी वो पुलिस को बताता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछती है, पुलिस कहती है कि तुम सच-सच बता दो, हमें सब पता है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और तुमने उसके साथ क्या किया है, उसकी हत्या की है। अगर उसकी हत्या की है, तो वो कहाँ पर है, उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है? जब पुलिस उससे पूछताछ करती है अपने तरीके से, तब आशीष सोचता है कि शायद इनको सब पता चल गया है। और उसके बाद जब पुलिस आशीष और आशीष प्रियंका की कॉल डिटेल निकालती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बात जो हुई थी, वो आशीष और प्रियंका एक दिन में 30 से 40 बार कॉल करते
और आपस में बात भी करते हैं। दोस्तों, पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है और फिर पुलिस अपने तरीके से जब पूछती है, तब आशीष जो कहानी बताता है, तो दोस्तों जब वो कहानी बताता है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब आशीष पूरी कहानी बताता है, वो कहता है कि जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तब प्रियंका घर पर आई हुई थी। तो हम दोनों में बातें शुरू हो गई थी और धीरे-धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। और फिर उसके बाद हम दोनों संबंध भी बनाया था। और फिर जब प्रियंका अपने घर वापस चली जाती है, जब मेरी पत्नी को बच्चा हो जाता है, तो वो प्रियंका अपने घर वापस चली जाती है। तब प्रियंका उसके पास फ़ोन करती है और नई-नई तरीके से डिमांड करना शुरू कर देती है। और मैं उससे हँसी मज़ाक में कह देता था कि साली आधी घर वाली होती है, लेकिन वो सीरियस ही ले बैठती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी पत्नी ही जैसी हूँ, जैसे तुम अपनी पत्नी को नई-नई साड़ी, नए-नए कपड़े लाकर देते हो, मुझे भी ऐसे ही लाकर दो और मुझे भी मेरे अकाउंट में पैसे डालो। शुरू-शुरू में मैंने उसको कपड़े भी दिए, जो भी उसने माँगा मैं उसको देता रहा। लेकिन जब वो ज़्यादा ही कुछ माँगने लगी, हर हफ्ते 2 हफ्ते में वो पैसे मेरे से डिमांड करती और कहती कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, नहीं तो जो मेरे पास फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, मैं उनको वायरल कर दूँगी, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को दिखा दूँगी और तुम्हारी जो बदनामी होगी और जो तुम्हारी शादी है, वो भी टूट जाएगी। उसके बाद आशीष कहता है कि मैं डर गया था और उसने मेरी वीडियो भी बनाई हुई थी। जब हम संबंध बनाते थे, तो उसने कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए थे, जिन जिन फ़ोटो में हम बिल्कुल नग्न अवस्था में थे और वीडियो भी बनाई थी और वो उसी के फ़ोन में है। उनके साथ उन फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी और मैं डर गया। और उसके बाद जब वो हफ़्ते 2 हफ़्ते में पैसे माँगती, तो मैं एक वार्ड बॉय जो हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं इतने पैसे उसे कहाँ से लाता और उसकी डिमांड कैसे पूरी करता। लेकिन जब वो नहीं मानती है, तब मैं परेशान हो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो कहानी है, अपनी जो दुःख है, वो अपने दोस्त को बताता हूँ, दीपक को। तब दीपक कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो ये चिंता है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ एक ही है कि तुम अपनी जो साली है, उसको रास्ते से हटा दो। तब मैं उससे कहता हूँ, दीपक से कहता हूँ कि मैं कैसे उसे अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। दीपक कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उसका इंतज़ाम हम कर देंगे, सिर्फ़ तुम हमें पैसे दे देना। दीपक अपने दोस्त से मिलाता है, उस जिसका नाम शुभम होता है। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उनका जो डिमांड करते हैं वो कहते हैं कि हमें 15-15 हज़ार रुपए दे दो और हम तुम्हारी जो चिंता है, जो तुम्हारी जो रास्ते में आ रही है तुम्हारी साली, उसको रास्ते से हटा देंगे और तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओगे। तो साहब उसके बाद में पैसे लोन निकालता हूँ 40,000 रुपए का और उन दोनों को देता हूँ, 15-15 हज़ार रुपए उनको देता हूँ और शुभम एक प्लान बनाता है। उसके मुताबिक 21 जनवरी 2025 को हम तीनों वो दोनों बाइक पर जाते हैं और मैं अपनी स्कूटी पर जाता हूँ और उन्होंने जो प्लान बनाया था, उसके मुताबिक पहले मैं अपने बुढ़ाना जाता हूँ, ससुराल जाता हूँ और वहाँ पर जाकर कहता हूँ कि मैं किसी रास्ते से निकल रहा था कि सोचा प्रियंका को घुमा दूँ और उसके प्रियंका के पिता भी कहते हैं कि ठीक है, तुम इसे घुमाने ले जाओ, शाम को छोड़ देना। और उसके बाद हम जाते हैं, प्रियंका को मैं अपनी स्कूटी पर बैठाता हूँ और बैठाने के बाद मैं सीधा सरधना नहर पर पहुँचता हूँ, जो सरधने में नहर है, वहाँ पर पहुँचता हूँ और तभी वहाँ पर शुभम और दीपक वो भी आ जाते हैं। मैं प्रियंका को नहर के किनारे ले जाकर उसको लटका देता हूँ और शुभम और दीपक वहाँ पर पहुँचकर वो भी पूरा इंतज़ाम से आए हुए थे। उसके बाद वो दोनों उसका रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं पूरी दरिद्रता के साथ और अपनी जो हवस थी उसे मिटाते हैं और जब वो अपनी हवस मिटा लेते हैं तो उसके बाद
मैं भी उसके साथ गैंग रेप करता हूँ, बलात्कार करता हूँ। और उसके बाद हम पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे, निरोध के पैकेट भी लेकर गए थे, जिससे कि अगर कुछ पता चलता है तो मेडिकल वगैरह में ये ना आए। तो उसके बाद मैं उसके दुपट्टे से उसका गला दबा देता हूँ, और गला दबाने के बाद जो हम पेट्रोल की बोतल लेकर गए थे उसे छिड़कते हैं और झाड़ियों में उसे ढककर उसमें आग लगा देते हैं। दोस्तों, जब यह सारी कहानी जो आशीष बताता है और जो भी सुनने वाले थे, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद आशीष कहता है कि उसे हम जलाने के बाद हम अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस पूछती है कि वो कहाँ पर है ये स्थान, जब पुलिस वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर उसके कंकाल जला हुआ मिलता है, और कुछ जो बचा कुचा था उसे कुत्ते या जंगली जानवर उसको खा चुके थे। सिर्फ वहां पर हड्डियां और कंकाल ही बचे हुए थे। दोस्तों, उसके बाद आशीष और आशीष के जो दोस्त होते हैं, दीपक और शुभम, वो भाग जाते हैं और उनको पुलिस अभी ढूंढ रही है, और आशीष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, किस प्रकार प्रियंका ने अपने ही जीजा को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके अपनी जरूरतें पूरी करने लगी और उसकी वीडियो भी बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगी, और फिर आखिर आशीष ने अपनी उसे मुक्ति पाने के लिए उसको ही रास्ते से हटा दिया। तो दोस्तों, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वो सही है। दोस्तों, जो आशीष है वो अपने साली के चक्कर में नहीं पड़ता, उसके उसे प्रपोज नहीं करता, या उसके जो उसने कदम बढ़ाए थे उनको नहीं बढ़ाता, तो आज वो अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी रहा होता, ना कि सलाखों के पीछे, और अपने परिवार के साथ खुश रहता। और वहीं प्रियंका, जो अपने जीजा के चक्कर में आ जाती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाती है, और फिर उसी को ब्लैकमेल करना लगती है, उसी से पैसे मांगने लगती है, उसी से अपनी डिमांडें शुरू कर देती है करना। और कहाँ तक वो उसका जीजा उसकी डिमांड पूरी करता, वो भी सोचने लगता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। सोचना दोनों को ही चाहिए था कि आखिर जो ये कर रहे हैं वो सच सही कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, कुछ भी कदम उठाने से पहले जिंदगी में एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि क्या जो ये कर रहे हैं हम वो सही है या नहीं। दोस्तों, प्रियंका को भी ये सब नहीं करना चाहिए था, और जो आशीष है वो भी, उसका भी रास्ता गलत ही था। उसने भी जो किया वो सही नहीं किया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपकी जो कमेंट होती हैं उनको मैं पढ़ता ही हूँ हर वीडियो में। तो दोस्तों, इसलिए अपनी कमेंट जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रियंका और आशीष की जो ये कहानी थी, ये क्या सही थी या नहीं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें, और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।